हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसमें हम देखते हैं कि अगर पूरा ईयर गया है और पूरे ईयर में जितनी भी ट्रांजैक्शन रही है, क्या सेल्स थी, क्या एक्सपेंसेस थे, क्या परचेजेस थी, सब चीज़ें देखने के बाद एंड में हम देखेंगे, उनका एनालिसिस करके देखेंगे। हम ये देखेंगे कि फाइनली हमने पूरे साल में पूरा एक जो अपना ऑपरेटिंग ईयर था उसमें हमारी बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, हमारी ओनर का फंड कितना बचा हुआ है, इट मीन्स मतलब कैपिटल कितना बचा हुआ है। पीएनएल से हम देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, प्रॉफिट एंड लॉस से, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, मतलब हमारे एक्सपेंसेस कितने थे, इनकम कितनी थी, किस तरीके के एक्सपेंसेस हमने किए हैं, कितनी इनकम किन किन सोर्सेज से हमारी रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी हम ये देखेंगे कि भाई ड्यूरिंग द ईयर कहाँ कहाँ पर पैसा हमने लगाया है, कहाँ कहाँ से पैसा हमें मिला है। ठीक है, तो ये हम पूरे ईयर का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंस शीट। अब ये नहीं है कि मैं पहले बैलेंस शीट पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले बैलेंस शीट ही बनती है, नहीं, पहले बनेगा हमारा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का बाद में नंबर आता है। पर ये मैं पढ़ा देती हूँ, ये स्टेटमेंट्स हैं हमारी। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक कंपनी है या फिर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पार्टनरशिप का आप एग्जांपल ले सकते हो, उसको ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बनानी पड़ती हैं। ठीक है, ये उसके लिए कंपलसरी है। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता, सभी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना ज़रूरी नहीं, सभी कंपनी को ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। बाकी आप एक बार चाहो तो उसको एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो, लेकिन इतनी इनफ है आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, अब 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। बैलेंस शीट क्या है, एक टेबुलर फॉर्म की एक शीट होती है जिसमें हम एक साइड अपनी सारे की सारी लायबिलिटी, और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसमें लायबिलिटी और कैपिटल लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है हमारी उसमें एसेट्स दिखाते हैं। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर डेट को बनती है। यहाँ पर 31 दिसंबर मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि एक डेट फिक्स है। वैसे तो नॉर्मली हमारी जो इंडिया का सिनेरियो है उसमें हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो लेना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ये फिक्स है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर रहेगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक भी अपना फाइनेंशियल ईयर बांध सकती है। तो ये एज ऑन 31 दिसंबर मैंने वैसे लिखा है, ऐसा नहीं है कि आप भी ये लिखोगे कि 31 दिसंबर। ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। ठीक है, वो हमेशा 31 मार्च ही होगा। ठीक है, अब है इसमें हमारी होती क्या क्या है भाई। इसमें हमारी एसेट्स होती हैं, लायबिलिटी होती है, इक्विटी होती है। इक्विटी मतलब ओनर का जो फंड होता है। अब इसमें जो टर्म्स आएंगी वो कौन कौन सी हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, कोई भी हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्लांट इक्विपमेंट, कोई लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी है, कोई शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी है। ठीक है, और हमारा कॉमन स्टॉक रहेगा, प्रेफर्ड स्कोर रहेंगे, और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मैंने बताया था, रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम है प्लगिंग बैक। मतलब हम जब सारे खर्चे निकाल के अपने लास्ट में हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को हम क्या कोशिश करते हैं कि दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले, दोबारा से बिजनेस में लगा ले, ताकि हमारे लिए और भी ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, ये रिटेन अर्निंग होती है। उसके बाद है भाई इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट क्या है, अच्छा, बैलेंस शीट को ना फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। बैलेंस शीट को क्या कहते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट होती है जो, उसको हम फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पूरे साल में हमारी पोजीशन क्या थी। अब हम लास्ट डेट को देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी, हम क्या देख रहे हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। तो दो टर्म हमेशा याद रखनी है, चाहे आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, दो वर्ड हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब हमने पूरे साल किस तरीके से परफॉर्म किया है, वो कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। और हमारी अभी पोजीशन है क्या एट प्रेजेंट, वो हमें क्या बताएगी, हमारी बैलेंस शीट बताएगी। तो बैलेंस शीट क्या, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या है, कौन बताएगा, वो हमारी बताती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें से हम नेट सेल में से जो नेट हमारी सेल्स हुई थी उसमें सारे अपने एक्सपेंसेस घटा लेंगे। सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे क्या क्या रहेंगे, टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है, सेल्स होगी, हमें पता होना चाहिए सेल्स कितनी हुई टोटल हमारी,
ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, कितना डेप्रिसिएशन लगा है, कितना अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब देखो, डेप्रिसिएशन होता है जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं हमारी टेंजिबल, उनकी जब वैल्यू कम होती है तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। लेकिन हमारी जो इंटेंजिबल एसेट्स का होता है, जो उनकी वैल्यू रेगुलर यूज़ की वजह से जो कम हो रही है, उस पर जो डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कितना गया है, टैक्स क्या रहा, डिविडेंड कितना पे किया है, नेट इनकम, ये वर्ड मैं आपको करा चुकी हूँ। EBITDA, EBIT मतलब हमारे पास अभी जो प्रॉफिट है उसमें से ना डिविडेंड घटा है, ना टैक्स गया है, ना इंटरेस्ट गया है। तो ये चीज़ें आप इसमें देखोगे। ठीक है, इसमें हाँ, जो इनकम स्टेटमेंट है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इनकम स्टेटमेंट हमारी तैयार की जाती है ना, वो हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट पे तैयार होती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस साल के आपके एक्सपेंसेस हैं ना, उन एक्सपेंसेस को आप उसी साल की इनकम से कवर करो। आप दूसरे साल के पैसे को यूज़ मत करो, आप कोशिश करो कि जितने आपने खर्चे किए हैं वो उसी साल की इनकम से आपके पूरे हों। ठीक है, उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, कैश का फ्लो, कैश का आना और कैश का जाना, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब किन किन सोर्सेज से हमारे पास पैसा गया है और किन किन एप्लीकेशन के थ्रू हमने, मतलब पैसा आया है, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन का मतलब होता है हमारे पास से जाना, हम ठीक है, और सोर्स का मतलब होता है पैसा आना, मतलब किन किन कहाँ कहाँ से हमने पैसा जनरेट किया है, कैश को जनरेट किया है, और किन किन एक्टिविटीज़ में हमने पैसे को, उसको कैश को यूज़ किया है। वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो की मैंने बहुत अच्छे से पूरी डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है, आप ज़्यादा डिटेल में वहाँ भी देख सकते हो। लेकिन मैं बता देती हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम विद इन ईयर जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी तो उसकी एक्टिविटी का बैलेंस निकालते हैं। फिर इन्वेस्टिंग, हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है उसका पैसा निकालते हैं, मतलब कैश निकालते हैं। फाइनेंसिंग का निकालते हैं। डिफरेंट टर्म्स से हम पैसा निकालते हैं कि पूरे साल हमने कितना पैसा हमारा आउटफ्लो था और कितना इनफ्लो था। फिर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी मतलब जो ओनर का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो शो कराती है कि कितनी कैपिटल या कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी है जो शेयर होल्डर ने हमारे बिजनेस में लगा रखी है, और ये किस टर्म में होती है। इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से होगी, या फिर ओनर के नाम से, ओनर्स फंड के नाम से हो सकती है, रिटेन अर्निंग के नाम से हो सकती है, कॉमन स्टॉक हो सकता है, ये इस नाम से डिनोट होती है। ठीक है, उसके बाद है फुटनोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फुटनोट क्या होता है, देखो फुटनोट एक एनुअल रिपोर्ट होती है ना, जब लास्ट में जब हमारा सारी चीज़ें हमने बना ली, बैलेंस शीट बना ली, तो हमारी किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की लायबिलिटी होती है कि आपको, लायबिलिटी नहीं सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई इस तरीके की इन फ्यूचर कोई लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी आपको पता है इन फ्यूचर अराइज हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसको आप शो कराओ। फुल डिस्क्लोजर जो हमारा कन्वेंशन हमारी कहती है कि आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो आप शो ना कराओ। तो ये कहता है कि जब अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी, जैसे हमारे बिजनेस में कोई केस चल रहा है और इन फ्यूचर वो अराइज हो सकता है, मतलब एज ए लायबिलिटी हो सकता है भाई आप केस जीत जाओ, हार जाओ, लेकिन आपकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ना बैलेंस शीट के नीचे एक नोट डाल के वहाँ पर शो कराओ। ये कंटीजेंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो उसमें इसको इन्वॉल्व किया जाता है कि कोई ऐसी लायबिलिटी जो इन फ्यूचर अराइज हो सकती है, आप उसको शो कराओ। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, मैंने इसमें डाल भी रखा है कंटीजेंट लायबिलिटी का। कंटीजेंट लायबिलिटी होती है कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ फ्यूचर में ये वाली पॉसिबिलिटी है, जो ये मतलब जैसे मैंने केस का एग्जांपल ही ले लिया कि हमने कोई कोर्ट केस कर रखा है और हो सकता है हम जीत भी जाए और हो सकता है हम हार भी जाए, तो हम ना जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको धोखे में ना रखें। हम ना अपनी बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट के चरणों में, फुट नोट में एक नोट लिख देते हैं कि ये कंटीजेंट लायबिलिटी इन फ्यूचर हमारी अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये रीज़न होता है कि हमें ना फुल डिस्क्लोजर को फॉलो करना है, हमें कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब किसी भी तरीके से, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर दो डिफरेंट टर्म हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर दो डिफरेंट टर्म है। स्टेक होल्डर में वो सारे पर्सन आते हैं, वो सारे जो किसी ना किसी रीजन से हमारे बिजनेस से, हमारी कंपनी से जुड़े होते हैं। और शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है, पैसा तो वो भी लगाते हैं, जैसे डिवेंचर्स हैं, वो भी डेट हैं, उन्होंने भी पैसा लगाया है, वो भी स्टेक होल्डर में आते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं, जो ओनर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये था कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट। तो होप मैंने ये ठीक ठाक ही कराया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।